तो हेलो मित्रों, कैसे हो? आशा करते हैं मस्त होंगे और ज़बरदस्त होंगे। जो आज की अपनी क्रॉप है वो होने वाली है उड़द, यानी कि लेग्यूमिनेसी कुल की जितनी क्रॉप्स हैं वो अपन करवाने वाले हैं। जो अनाज वाली फसल है वो अपन करा चुके हैं, और बात की जाए दलहनी फसल अपन आज से स्टार्ट करने वाले हैं। तो दलहनी फसलों में जो पहली क्रॉप होने वाली है वो होगी अपनी उड़द। तो उड़द को आज अपन स्टार्ट करने वाले हैं अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी के। जो टॉपिक एनसीईआरटी में कवर कराए गए हैं वही टॉपिक अपन यहाँ पर कराने वाले हैं, ठीक है ना। तो स्टार्ट करते हैं उड़द को। तो बात की जाए उड़द, तो उड़द का बॉटनिकल नेम क्या होने वाला है और उसकी ट्रिक क्या होगी। मेन बात यह है इसको याद कैसे करते हैं। वो पढ़ाता था हर कोई है, ठीक है ना, लेकिन उसको याद कराना इंपॉर्टेंट वो है कि उसको आपको समझ आ रहा है नहीं आ रहा है, या उससे याद हो रहा है या नहीं हो रहा है। इंपॉर्टेंट ये बात है। बात ये नहीं कि पढ़ा तो कोई भी देता है, पढ़ाने की कोई वो नहीं है। बात ये है कि आपको समझ आना चाहिए, उसको याद होना चाहिए। जो पढ़ाया गया है वो आपको 100% याद होना चाहिए। तो अपन याद कराएंगे, ठीक है ना। तो बात की जाए इसका जो बॉटनिकल नेम है, तो बॉटनिकल नेम क्या होने वाला है इसका। तो बात की जाए बॉटनिकल नेम दोस्तों, इसका बॉटनिकल नेम है वो होगा विग्ना मूंगो। अब इसको याद कैसे करेंगे, तो क्या होगा इसका बॉटनिकल नेम विग्ना मूंगो। ठीक है सर, लिखा तो दिया आपने, अब इसको बताओ याद कैसे करें। तो इसको याद ऐसे करना है कि यानी उड़द बिना मूंग क्यों ले आयो तो घर वापस क्यों आयो। क्या कि उड़द बिना मूंग क्यों ले आयो तो घर वापस क्यों आयो। तो ये हो गया अपना बॉटनिकल नेम, याद हो गया। इतनी सी ट्रिक कि उड़द बिना मूंग क्यों ले आयो तो घर वापस क्यों आयो। उड़द बिना यानी बिना मूंग यानी मूंग क्यों ले आयो तो घर वापस क्यों आयो। तो ये हो गया अपना बॉटनिकल नेम। उसके बाद में बात करेंगे अपन इसके कुल की। तो दोस्तों कुल है जितनी भी दलहनी फसलें लगभग सभी फसलें किस में आने वाली हैं, लेग्यूमिनेसी या फैबेसी कुल में आने वाली हैं। किसमें? लेग्यूमिनेसी मिनेसी कुल में आने वाली हैं। कौन कौन सी फसलें हैं जो लेग्यूमिनेसी कुल में आने वाली है, तो होगी मटर, चना, मूंगफली, मूंग मसूर, लोबिया, अरहर, उड़द और सोयाबीन। ये फसलें किस में आने वाली हैं, तो ये आने वाली है लेग्यूमिनेसी, या इसे बोला जाता है फैबेसी कुल में आने वाली फसलें हैं। किस में आएंगी? लेग्यूमिनेसी या फैबेसी कुल में आने वाली हैं। अब बात करेंगे अपन महत्व की, यानी महत्व उड़द है हमारी लाइफ में किस तरह से महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है उसके बारे में पढ़ने वाले हैं। तो दोस्तों बात की जाए महत्व की, महत्व क्या होगा? महत्व। तो दोस्तों उड़द का महत्व क्या है, पहले बात की जाए ये एक दलहनी फसल है। बिल्कुल सर दलहनी फसल है। लेग्यूमिनेसी कुल में जितनी फसलें आती हैं लगभग सभी दलहनी है, ठीक है, हो गया। उसके बाद बात की जाए जितनी भी दलहनी फसल हैं वो नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करती हैं। जी सर हमने पढ़ाया, पहले पढ़ लिया कि नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करती है। कौन सी फसल करती हैं? जितनी भी लेग्यूमिनेसी कुल की फसल हैं सभी फसलें जो नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करती हैं सर। उसके बाद अगला पॉइंट बताइए। तो अगला पॉइंट है इसमें लगभग 24% प्रोटीन की मात्रा पाई जाती है। क्या पाई जाती है कि प्रोटीन की मात्रा कितनी पाई जाती है? 24% पाई जाती है। और इसका उपयोग अपन जो दाल वाली सब्जी बनाते हैं ना, तो उसमें भी इसका उपयोग कर लेते हैं, और अगड़म सगड़म और कुछ चीज़ें बनाने के लिए भी इसका उपयोग अपन कर सकते हैं। तो जो ऑथेंटिक पॉइंट है वो कराएं, यानी कि इसमें प्रोटीन की मात्रा कितनी पाई जाती है? तो इसमें प्रोटीन की मात्रा पाई जाती है 24% प्रोटीन की मात्रा पाई जाती है, ठीक है ना। क्या पाई जाती है? प्रोटीन की मात्रा कितनी पाई जाती है? 24%। और दूसरी बात की जाए ये नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करती है। तो ये करती है नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करती है। क्या करती है? स्थिरीकरण करती है। कौन सी फसल करती है? उड़द करती है। क्यों करती है? क्योंकि ये लेग्यूमिनेसी कुल की फसल है इसलिए करती है। तो इससे अपन को एक फायदा हो जाने वाला है कि ये नाइट्रोजन का स्थिरीकरण कर रही है, तो यानी कि नाइट्रोजन की मात्रा अपन को फसल में कम देनी पड़ेगी, ठीक है ना। तो ये हो गए अपने महत्व, बॉटनिकल नेम, कुल और महत्व, ठीक है ना। इसके बाद में अपन बात करेंगे इसकी जलवायु, यानी किस जलवायु में इसको बोया जा सकता है, कौन सी जलवायु इसके लिए उपयुक्त होने वाली है। तो इसकी बात की जाए जलवायु, ठीक है। जलवायु कैसी होने वाली है इसके लिए, तो दोस्तों ये जो पौधा है वो उष्ण कटिबंधीय पौधा है। कैसा पौधा है? उष्ण कटिबंधीय पौधा है, और इसके लिए गर्म जलवायु की आवश्यकता होती है, ठीक है ना। तो ये उष्ण कटिबंधीय पौधा है, ठीक है ना। उसके बाद बात की जाए इसकी जलवायु, तो इसके लिए शुष्क एवं गर्म जलवायु की आवश्यकता होती है। शुष्क व गर्म जलवायु की आवश्यकता होती है,
ठीक है ना। कैसी जलवायु की? शुष्क एवं गर्म जलवायु की आवश्यकता होती है। और बात की जाए इसके टेम्परेचर, तो इसके लिए जो सूटेबल टेम्परेचर है TEMP, टेम्परेचर कितना 21 से और 30 डिग्री टेम्परेचर तक ये फसल है जो उपयुक्त रहती है। यानी कि इतनी टेम्परेचर में ये फसल है जो आसानी से अपने आप को ग्रोथ कर लेती है, डेवलप कर लेती है। अब ये होगी जलवायु। तो जलवायु की बात करेंगे अपन मृदा की बात, यानी किस मृदा में ये उपयुक्त रह सकती है। तो बात की जाए मृदा, तो दोस्तों मृदा किस प्रकार की उपयुक्त रहती है? तो मृदा अपन बचपन से ही पढ़ाते आ रहे हैं कि दोमट या बलुई दोमट, और इसमें क्या है, दोमट या चिकनी दोमट मृदा, ठीक है ना। दोमट या चिकनी दोमट मृदा उपयुक्त रहती है। किसके लिए उपयुक्त रहती है? यानी उड़द की फसल के लिए कौन सी मृदा उपयुक्त रहेगी? तो यानी दोमट या चिकनी दोमट मृदा इसके लिए उपयुक्त होने वाली है, ठीक है ना। अब बात की जाए मृदा हो गई, तो दोस्तों मृदा की तैयारी हो रहा है अपने पॉइंट। तो मृदा की तैयारी कैसे करेंगे? तो एक बार तो अपन जो जुताई करेंगे वो ऐसे करेंगे कि मृदा पूरी तरह से, मतलब कि जो कट फटके और तरीके से हो जाए, जो उसमें ढेले पड़े हुए हैं, जो गांठें पड़ी हुई हैं मृदा के अंदर, वो सही हो जाएं। और उसके बाद 2-3 जुताई और कर देंगे और आपकी मृदा है वो तैयार है। किसके लिए? बुआई के लिए, ठीक है ना। अभी अपन ने बुआई नहीं की है, अब करेंगे अपन। मृदा तैयार हो गई, तो मृदा तैयार हो गई तो क्या करेंगे? अब बुआई करेंगे, सीधी सी बात है। तो अपन करेंगे बुआई। तो बुआई से पहले दोस्तों उन्नत किस्में हो रहे हैं, ठीक है ना। पहले अपन देख लेते हैं कि उन्नत किस्में कौन कौन सी हैं। उन्नत किस्में बुआई तो करेंगे, ठीक है, बुआई से पहले लेकिन अपन को बीज भी तो खरीदने जाना है। मार्केट में बीज खरीदने जाएंगे, फिर अपन देखेंगे कौन सा बीज किस फसल के लिए उपयुक्त है, वो बीज लेकर के आएंगे, फिर अपन बुआई करेंगे, ठीक है ना। और बुआई करने से पहले एक छोटा सा स्टेप और करेंगे, भैया बीज तो ले आए, बीज की दर और बीजोपचार भी करना जरूरी है। तो अपन पहले बात कर लेते हैं उन्नत किस्मों की। तो उन्नत किस्मों कौन सी है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है ना। एक तो हो गई कृष्णा, एक हो गई बरखा, एक हो गई T9 और एक पंत्यु 9 और पंत्यु 30। ये जो इंपॉर्टेंट, यानी कि वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है कृष्णा, बरखा और T9। ये तो सुपरवाइजर में पूछी गई किस्म होती है, ठीक है ना। इनमें से तो सुपरवाइजर में पूछ ली जाती है, यानी कंपटीशन की एग्जाम में भी सीधे सीधे एक क्रॉप उठाएगा और सीधा पूछ लेगा कि ये किसकी क्रॉप है। तो किसकी क्रॉप है भैया? अभी बढ़ाया अपने, उड़द की क्रॉप है। उड़द का बॉटनिकल नेम क्या है? तो उड़द का बॉटनिकल नेम होगा विग्ना मूंगो। सर कैसे याद आया? वही आया, उड़द बिना मूंग क्यों लाया तो घर वापस क्यों आया। कौन सा कुल होगा? तो होगा लेगुमिनेसी कुल। लेगुमिनेसी में और कौन सी फसल आती है? तो बोलो मटर, चना, मूंगफली, मूंग मसूर, लोबिया, अरहर है, उड़द है, सोयाबीन है। किस में आती हैं? ये सब आती है लेगुमिनेसी कुल में। एनसीईआरटी में क्या लिखा हुआ है लेगुमिनेसी को? तो ये लिखा है फैबेसी कुल लिखा हुआ है, ठीक है ना। अपन ने पढ़ा दिया है वो ऊपर। ये हो गई कि उन्नत किस्में। उन्नत किस्मों के बाद में अपन बात करेंगे बीज दर की बीज दर कितनी लेनी है। तो भैया ये हो गई इसकी बीज दर और बीजोपचार करेंगे। तो भैया बीज दर कितनी लेंगे? यानी कि शुद्ध फसल लेंगे तो उसके लिए अपन लेंगे 15 से और 20 केजी लेने वाले हैं। 15 से 20 केजी प्रति हेक्टेयर शुद्ध फसल में। कौन सी फसल में? शुद्ध फसल के लिए, ठीक है ना। उसके बाद बात की जाए मिश्रित फसल। एक तो हो गई शुद्ध फसल। शुद्ध फसल में क्या होगा कि एक खेत में पेवर उड़द की खेती की जाएगी, और मिश्रित खेती में क्या करेंगे? उड़द के साथ में अन्य और फसलों को ऐड कर लेंगे, यानी 2-3 बीजों को मिक्सचर करके और 2-3 क्रॉपों को एक साथ में अपन उगाएंगे। तो ये तो हो गई शुद्ध फसल। अब बात की जाए मिश्रित फसल। तो दोस्तों मिश्रित फसल, ठीक है ना, मिश्रित फसल। तो मिश्रित फसल की कितनी लेंगे? 8 से और 10 केजी लेने वाले हैं। क्या लेने वाले हैं? बीज दर लेने वाले हैं, प्रति हेक्टेयर की दर से लेने वाले हैं, ठीक है ना। अब बात करेंगे बीजोपचार। बीजोपचार कैसे किया जाए? तो अपन ये भी बचपन से पढ़ाते आ रहे हैं कि 3 ग्राम थायरम का प्रयोग करेंगे, यानी कि बीजोपचार करेंगे अपन। ये किया बीजोपचार। तो बीजोपचार करने के लिए भैया 3 ग्राम थायरम लेंगे। 3 ग्राम थायरम का उपयोग करेंगे प्रति केजी, यानी 1 केजी बीज के लिए, ठीक है ना। 1 केजी सीड के लिए 3 ग्राम थायरम का उपयोग करेंगे। बीज दर कितनी है? बीज दर जैसे कि लगा लिया हमने 10 केजी है, 10 के लिए कितना? 30 ग्राम हो गया, यानी 10 केजी बीजों के लिए 30 ग्राम अपन ये लेंगे थायरम, और इनको एक बाल्टी में ले लेंगे। बाल्टी में लेने के बाद बीजों को अच्छी तरह से इनमें मिक्सचर कर लेंगे और ये बुआई के लिए तैयार हो जाता है, ठीक है ना। तो ये हो गया थायरम, अपन ने बीजोपचार कर लिया।
अब बीजोपचार के बाद में अपन करेंगे भैया, क्या करेंगे बीजोपचार के बाद में अपन करेंगे बुआई। तो बुआई कब करेंगे, एक सुनिश्चित समय पर अपन को बुआई करना जरूरी है। खरीफ की फसल है तो उसे रबी में नहीं बो सकते, रबी की फसल है तो उसे खरीफ में नहीं बो सकते, क्योंकि उसके लिए एक उपयुक्त जलवायु और उपयुक्त तापमान की आवश्यकता होती है, इसलिए प्रत्येक फसल को प्रत्येक समय पर अपन नहीं बो सकते, ठीक है ना। अब बात की जाए इसकी बुआई की। बुआई तो दोस्तों बुआई अपन करेंगे 15 जून से 15 जुलाई के मध्य में करेंगे। कब करेंगे, 15 जून से और 15 जुलाई। कब, 15 जून से और 15 जुलाई के मध्य में अपन जो फसल है इसकी बुआई करेंगे, ठीक है ना। अब कर दी बुआई, तो सर बुआई तो कर दी, उसके बाद में सिंचाई भी देना है, सिंचाई भी करनी है, खाद एवं उर्वरक देना है। तो पहले अपन दे लेते हैं खाद। तो भैया खाद और उर्वरक दे लेते हैं। खाद व उर्वरक। दोस्तों खाद एवं उर्वरकों में क्या फर्क होता है। खाद तो जैसे FIM यानी कि फार्म यार्ड मैन और गोबर की खाद, कंपोस्ट, वर्मी कंपोस्ट, ये आते हैं खाद में, ठीक है ना। खाद तो अपन क्या है कि घर पर भी बना सकते हैं, लेकिन जो उर्वरक होते हैं ना, ये जो फैक्ट्री होते हैं, उद्योग होते हैं, उनके अंदर बनाए जाते हैं। सबसे महत्वपूर्ण विशेषता तो ये है। और उर्वरक ये क्या होते हैं कि इनमें यानी कि 2 या 3 पोषक तत्व पाए जाते हैं, और जो खाद होती है उसमें 1 या 2 पोषक तत्व, ज़्यादा से ज़्यादा 1 या 2 पोषक तत्व पाए जाते हैं, और इसमें काफ़ी मात्रा में, काफ़ी हद में जो आवश्यक पोषक तत्व हैं वो पाए जाते हैं। इसमें क्या होता है, जो खाद्य पदार्थ है उसकी मात्रा अधिक होती है और पोषक तत्वों की मात्रा कम होती है, और इसमें खाद्य पदार्थ होता है जो मतलब कि जो रॉ मटेरियल होता है उसकी मात्रा कम, और जो पोषक तत्व होता है उसकी मात्रा ज़्यादा पाई जाती है। अपन जो खाद, जो अपन बेसिक पढ़ाएंगे तो उसमें खाद एवं उर्वरक आएगा, इसमें डिफरेंट आएगा, तो उसको भी अपन उसी टाइम बता देंगे, ठीक है ना। तो खाद एवं उर्वरक की मात्रा कितनी लेंगे, तो वो लेंगे भैया नाइट्रोजन की मात्रा। तो नाइट्रोजन स्थिरीकरण करने वाली फसल है, तो नाइट्रोजन स्थिरीकरण अपन को पहले से ही नाइट्रोजन मिल रहा है तो अपन कम दे लेंगे, ठीक है ना। अपनी बचत भी हो जाएगी, पैसे भी सेव रह जाएंगे, और जो फसल है उड़द की फसल, वो वायुमंडल से नाइट्रोजन का स्थिरीकरण भी कर लेगी। तो नाइट्रोजन देंगे 20 kg, ठीक है। उसके बाद फास्फोरस की मात्रा कितनी देंगे, 60 kg देंगे। कितनी देंगे, 60 kg देने वाले हैं। और पोटास की मात्रा कितनी देने वाले हैं, तो पोटास की मात्रा अपन देंगे 30 kg देने वाले हैं। तो दोस्तों ये आवश्यक पोषक तत्व हैं, इनकी मात्रा फसल को चाहिए ही चाहिए, ठीक है ना। उसके बाद में अपन बात की जाए, ये हो गए खाद और उर्वरक हो गए। उसके बाद में करेंगे अपन सिंचाई, यानी कि कितनी सिंचाइयों की आवश्यकता होने वाली है उड़द की फसल को। दोस्तों उड़द की एक ऐसी फसल है, यानी कि जो लेग्यूमिनेसी कुल की जो लगभग फसलें हैं उनको पानी की आवश्यकता नहीं होती। ये वर्षा पर आधारित फसलें होती हैं, क्योंकि लगभग खरीफ की फसलें होती हैं, तो वर्षा होगी और वर्षा होते ही इनको बो दिया जाएगा, तो वर्षा पर आधारित फसलें। लेकिन यदि आपके पास में सिंचाई की व्यवस्था उपलब्ध है तो आप 2 सिंचाई कर सकते हो। पहली सिंचाई पुष्पन अवस्था पर, और दूसरी सिंचाई यानी कि जो दाने पकते समय या फिर फूल आते समय कर देंगे। एक तो कर दिया अपन ने पुष्पन अवस्था पर, पुष्पन अवस्था पर पहली सिंचाई, और दूसरी पुष्पन अवस्था पर कर दी, और दूसरी दाने बनते समय, ठीक है ना। एक तो पुष्प बनते समय और दूसरी दाना बनते समय यानी कि 2 अवस्थाओं पर अपन सिंचाई कर देंगे। उसके बाद में जो अगला टॉपिक है अपना, तो अगला होगा अंतरा कृषि, यानी कि कुछ खरपतवार होते हैं वो लग जाते हैं, तो उनको कैसे नष्ट करना है अपन को, ठीक है। तो उनको नष्ट करने का सीधा सा उपाय है, अपन ये भी अपन बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, यानी कि जो पहली क्रॉप थी उससे अपन पढ़ते आ रहे हैं कि खरपतवारों का नियंत्रण कैसे करना है। तो उसमें कुछ दवाइयाँ अलग थी और इसमें कुछ दवाइयाँ अलग हैं, ठीक है ना। तो अपन जो अंतरा कृषि, अंतरा कृषि, तो अंतरा कृषि में क्या पढ़ेंगे अपन, तो अंतरा कृषि में पढ़ेंगे अपन कि यानी खरपतवारों का नियंत्रण कैसे किया जाए। तो पहले अपन क्या दे रहे थे, एड्राजीन दे रही थी, लेकिन खरपतवार किसको, ये खरीफ की फसल है तो खरीफ की फसल के लिए कौन सा देंगे। एक मूवी देखी हुई है आपने सनी देओल की, कि लाशें बिछा दूंगा, लाशें, यदि काजल इसकी बारात यहाँ से होकर के गुजरी तो क्या बिछा दूंगा मैं, लाशें बिछा दूंगा। तो लाशें से लाशो, इसे बोलते हैं एलाक्लोर। एलाक्लोर को क्या कहा जाता है, लाशो बोला जाता है। क्या बोला जाता है, लाशो, यानी खरपतवारों की लाशें बिछा दूंगा। यदि खेत में होकर के एक भी खरपतवार खेत में दिख गया तो क्या कर देंगे, इनकी लाशें बिछा देंगे। तो एलाक्लोर, तो एलाक्लोर को कहते हैं लाशो, ठीक है। क्या बोलते हैं, लाशो। इनकी कितनी मात्रा लेंगे, तो इनकी 2 लीटर LIT 2 लीटर मात्रा लेंगे और 500 लीटर पानी में मिला करके
LIT लीटर पानी में मिलाएंगे और पूरे खेत में छिड़काव कर देंगे, ठीक, जिससे कि जो खरपतवार है वो नहीं बचेंगे। नहीं तो उनको एक धमकी देनी है कि लाश से बिछा दूंगा, लाशें यदि उग गई तो लाशें किससे बिछाएंगे? लाशों से। लाशों को बोलते हैं एलाक्लोर बोला जाता है इसको, ठीक है ना। तो ये कर दिया अपन ने, लाशें बिछा दी खरपतवारों की, ठीक है। खरपतवारों की लाशें बिछाने के बाद में जो अगला टॉपिक है अपना वो होने वाला है भैया पादप संरक्षण, यानी पादपों का जो संरक्षण कैसे किया जाए? कीटों से और बीमारियों से। तो भैया कीट और बीमारियां सेम मूंग की तरह हैं, तो जो मूंग की फसल में अपन ने पढ़ाया है उसमें अपन देख लेना, ठीक है। उसके बाद बात की जाए कटाई की, तो दोस्तों कटाई कब की जाएगी इसकी? कटाई तो कटाई अपन कब करेंगे? तो भैया 80 से और 100 दिन के अंतराल पर अपन इनकी कटाई कर देंगे। कब करेंगे? 80 से 100 दिन पर इनकी कटाई कर देंगे। और दूसरा कोई पैरामीटर है क्या? कि हाँ जी सर दूसरा पैरामीटर है, यानी कि 70 से 80% जो फलियां हैं इसकी जो पक जाती हैं तो उस टाइम अपन इसकी जो कटाई है वो कर देंगे, ठीक है ना। अब ये जो इतना ताम झाम किया है, यानी कि बीज बोया है, उसके लिए वैरायटी चूज की है, खरपतवारों को मिटाया है और बीमारियों को मिटाया है, कीड़े मकोड़ों को मिटाया है। क्यों मिटाया है? क्योंकि उपज प्राप्त करने के लिए मिटाया है। तो जो उपज है, जो रिजल्ट है वो कैसा आएगा? पॉजिटिव आएगा या नेगेटिव आएगा? तो बात की जाए उपज की, ठीक है ना। तो उपज की बात करें तो भैया उपज कितनी होने वाली है? 8 से 10 क्विंटल प्रति हेक्टेयर होने वाली है। कितनी? 8 से और 10 क्विंटल प्रति हेक्टेयर होने वाली है। बीज दर कितनी थी? बीज दर दी थी अपन ने शुद्ध फसलों में 15 से 20 kg, और जो मिश्रित फसल है उसमें कितनी दी थी? 8 से 10 kg अपन ने बीज दर दी थी। तो उसका रिजल्ट कितना आया? तो भैया 8 से और 10 क्विंटल उसका रिजल्ट आया, ठीक है ना। ये हो गई इसकी उपज, और इस तरह से आपकी जो उड़द की फसल है वो कंप्लीट होती हुई, ठीक है ना। यदि ये वीडियो आपको अच्छी लगती है तो आपके दोस्तों मित्रों के पास में इसको शेयर अवश्य करें। जय हिंद, जय भारत।